नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा भाटिया आपका स्वागत करती हूं आरोग्य के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हर व्यक्ति लंबी उम्र के साथ निरोगी जिंदगी बिताना चाहता है और इसके लिए वो किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ करता रहता है। एक माँ अपने बच्चे की लंबी आयु और निरोगी जिंदगी देने के लिए अपने प्यार के साथ साथ न जाने कितने यत्न करती है। युवा हमेशा से अपने शरीर को आकर्षक बनाना चाहते हैं और उसके लिए व्यायाम के साथ साथ अनेकों उपाय करते हैं। ढलती उम्र के पड़ाव के पहुंचने पर मनुष्य और अधिक अपनी सेहत के प्रति सचेत हो जाता है। हर उम्र में अपने स्वास्थ्य के ऊपर तरह तरह के प्रयोग और प्रयास आजमाता रहता है, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और सस्ती चलती फिरती चाह की तरफ तेजी से आकर्षक हो वह कभी कभी अपने को शून्य में खड़ा पाता है। यहाँ पर एक मुहावरा बिल्कुल सच बैठता है कि माया मिली न राम। लेकिन हमें आयुर्वेद ने ऐसी चीजें दी हैं जिसे हम अपने आहार विहार को ध्यान में रखकर खुद अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और आयुर्वेद यानी कि आयु को स्वस्थ और निरोग बनाने का विज्ञान की बात यहाँ 100% सही बैठती है। और तो और हम सब की रसोई में भी वो चीजें मौजूद हैं जो हमें आयुर्वेदिक बना सकती हैं। जी हाँ, चौंकिए नहीं, ये सच है। और इसी सच्चाई को जानने के लिए आज हमारे साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आयुर्वेदिक परंपरा को बढ़ाने वाले ख्याति प्राप्त वैद्य दीपक जी मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे आयुर्वेद और जिंदगी के रिश्तों के रहस्य को, जो उनका दावा है कि वो सिर्फ रहस्य नहीं है बल्कि सर्व सुलभ है और बात सिर्फ जानने और पहचानने की है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वैद्य जी, आज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद का मतलब है हम किस तरीके से अपनी आयु को स्वस्थ एवं निरोग पूर्वक लंबी कर सकें। हमारे धर्म में 4 प्रकार के वेद माने गए हैं। चारों के बाद 5वां वेद आयुर्वेद को भी कहा है। और आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ जड़ी बूटी से, भस्मों से, रस रसायन से अपने जीवन को जिए। हम उस पद्धति के अनुसार अपने जीवन को भी निरोगी जी सकते हैं। आपके हिसाब से एक जो व्यक्ति है वो किस तरह से निरोगी है? मतलब क्या पहचान है एक निरोगी व्यक्ति की? सम दोष समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिय, प्रसन्न मातेन्द्रिय, स्वस्थ इति मिजेश। मतलब सम दोष है, वात पित्त और कफ किसी के सम है। वात मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, पित्त मतलब हमारी पाचाग्नि, कफ मतलब हमारी ओज शक्ति एवं मल विसर्जन। यदि ये सम है, सम दोष है समाग्निश्चय, अगर उसकी अग्नि सम है यानी कि भूख बहुत कम ना लगती हो, बहुत ज़्यादा ना लगती हो, और सारे दोष उसके नॉर्मल हो, उसकी धातु सम हो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सब ना कम हो ना ज़्यादा हो, इस प्रकार के मनुष्य को हम निरोगी एवं स्वस्थ मानेंगे। आजकल मार्केट में बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं निरोगी रहने के लिए, लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं कि हमारे आसपास आयुर्वेद है, हमारे आसपास आयुर्वेदिक चीजें हैं, तो आप ऐसा क्यों मानते हैं? देखो, दवाइयों से जब तक आदमी स्वस्थ नहीं होगा, जब तक कि हम अपना आहार व्यवहार खान पीन ठीक नहीं करेंगे। और दवाइयाँ एक सपोर्ट तो करेंगी, लेकिन काम तभी करेंगी, बर्तन में जब दही तभी जम पाएगी जब बर्तन साफ होगा। और हम ये सोचें कि किसी फलाना दवाई लेकर के हमारा शरीर निरोगी होगा, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको साफ रखना पड़ेगा। और जितनी भी बाजारू दवाइयाँ हैं उनके इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स जब उभर के आते हैं, आदमी कुछ नहीं कर पाता, वो शून्य में ही रह जाता है। और रही बात आयुर्वेदिक दवाइयों की, आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टेरॉइड से भी अच्छा काम करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अश्वगंधा है, स्टेरॉइड से भी अच्छा काम करता है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ, शतावर भी है, अर्जुन हार्ट के लिए है, बहुत दवाइयाँ हैं ऐसी। तो हमें इन चक्रों में ना पड़ करके नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। वैद्य जी, जैसे कि अभी आपने हमें आयुर्वेद के बारे में बताया और आपने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग जड़ी बूटियाँ उसमें यूज़ करें, हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में मार्केट में इतनी सारी पैथीज हैं, जैसे एलोपैथी हो गया,
और होम्योपैथी हो गया, आपके हिसाब से एलोपैथी, होम्योपैथी और जितनी भी पैथीज हैं वो बेस्ट हैं या फिर आयुर्वेद बेस्ट है? पैथी सारी अच्छी हैं और अपने आप में कोई सी भी पैथी पूर्ण नहीं है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा रो रहा है, उसकी माँ कितनी गंदी क्यों ना हो, उसको जो शांति, जो आनंद अपनी माँ की गोद में मिलेगा, दूसरी महिला चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, उसकी गोद में ना तो जाके वो चुप होगा, ना ही उसको आनंद मिलेगा। इसी प्रकार हमारी शरीर की प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेदिक बहुत अच्छी है और आयुर्वेदिक का दुष्परिणाम कोई नहीं है। एलोपैथिक में कुछ बीमारी ऐसी हैं जैसे कि जॉइंटिस है, गैस्ट्राइटिस है, स्टोन है, पथरी, इनका कोई बहुत रिलायबल रिजल्ट नहीं है। और हमारे ट्रीटमेंट में बहुत से ऐसे मरीज ठीक हुए जिनको ट्यूमरस सेल्स बन गए, यूट्रस में फाइब्राइड बन गए। एलोपैथिक में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसका समाधान बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में जैसे सर्जरी है, सर्जरी में हम लोग ईमानदारी से कहें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, ना हमारे पास सरकार की इस तरह से कोई सहायता है। दूसरा, पेन किलर, अगर किसी को बहुत पथरी का दर्द उठ रहा है तो उसको एलोपैथिक में एकदम आराम मिलेगा, हमारे यहाँ आराम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अफीम की जो पेन किलर्स दवाई बनती है उनके पास है, हमारे पास सरकार की सहायता ना होने के कारण हम यहाँ रुक जाते हैं। बाकी और बीमारियों में हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है। एक चीज़ और जो मैंने काफ़ी सुनी है और काफ़ी लोगों से जाना है कि जो होम्योपैथी है और आयुर्वेद है ये कहीं ना कहीं समान है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है वो भी बीमारी को जड़ से निकालता है, जो एलोपैथी नहीं कर पाता है, और होम्योपैथी में भी यही मानना है कि होम्योपैथी जो है वो बीमारी को जड़ से निकाल देता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? होम्योपैथिक में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं उनके मदर टिंचर बना करके इस्तेमाल किया गया और आयुर्वेदिक में डायरेक्ट उन चीज़ों को अप्लाई किया गया। आयुर्वेद में इससे बढ़ करके हमारे पास रस हैं, रसायन हैं, भस्में हैं और आयुर्वेदिक स्टेरॉइड्स जैसे कि हल्दी, मैंने आपसे बताया था, हल्दी है, अश्वगंधा है, ये बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स भी काम करती हैं और साथ में स्टेरॉइड्स का भी काम करती हैं और इनका कोई दुष्परिणाम नहीं है। होम्योपैथिक में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा हमको उसके नेचर देखनी पड़ती है कि किस प्रकृति का आदमी है और उसकी प्रकृति में क्या क्या गुण उससे मिल रहे हैं। यदि गुण समान नहीं होंगे तो वो इतना काम नहीं करेगी और कम से कम आयुर्वेदिक में प्रकृति देख करके उसका इलाज हो जाता है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो होम्योपैथी है उसमें कहीं ना कहीं इंसान की नेचर देखकर उसको दवाई दी जाती है, और जबकि आयुर्वेद जो है उसमें कोई ऐसी नेचर नहीं देखी जाती है, वो कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, आयुर्वेदिक में भी नेचर तो देखनी पड़ती है, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्मेल नहीं आनी चाहिए, 15 मिनट पहले कुछ ना खाओ, 15 मिनट बाद में कुछ ना खाओ, कहीं पोल्यूशन ना हो रहा हो, कोई बीड़ी सिगरेट ना पी रहा हो, बहुत सी बातें हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि होम्योपैथिक आयुर्वेद की एक छोटी बहन है। तो दर्शकों, अभी हमने वैद्य जी से जाना कि क्या डिफरेंस है एलोपैथी में और बाकी पैथीज में और हमारे आयुर्वेद में। आइए आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। वैद्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे बहुत ही अहम है। आज के टाइम में आयुर्वेद में कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनका क्या कारण हो सकता है? आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ फार्मेसीज आयुर्वेदिक की प्रॉपर दवाई नहीं डालते और कुछ दवाइयाँ शुद्ध नहीं डालते। कुछ दवाई ऐसी ले लेते हैं जो पुरानी सड़ी गली होती है, उसको प्रयोग में लाते हैं। सस्ती के चक्कर में ऐसी दवाई ले लेते हैं जो उनका उप पार्ट हो, उनसे नुकसान होता है। नंबर 3, जितनी भी भस्में हैं इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। अमृत तुल्य है ऑर्गेनिक फॉर्म। यदि वो भस्म कच्ची रह गई तो निश्चित रूप से किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाएगी। अगर हम सही तरीके से उसको बनाएं तो नुकसान किसी कीमत पे नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें बताया कि जो आयुर्वेद है वो प्रॉपर नेचुरल चीज़ों से बना है, जैसे हल्दी हो गई जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने खाने में। हल्दी हो गई, इलायची हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें, फिर भी हम आज के टाइम में पूरे तरीके से निरोगी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? उसका कारण है हमारी दिनचर्या का खराब होना। दूसरा, हमारे खाने पीने में हर चीज़ में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम आज से 10 साल पहले देखें,
हर आदमी का यूरिक एसिड 3 और 4 के बीच में वेरी करता था, लेकिन अब 4 और 5 के बीच में वेरी कर रहा है। ऐसे ही ब्लड यूरिया पहले 25 और 20 के आसपास रहता था, अब हर एक का 30 के आसपास रहता है। तो बॉडी में हमारी टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है। नंबर 2, हल्दी है, असली नहीं आ रही है, मिर्ची है, उनमें मिलावट है, और सौंफ है, उसमें मिलावट है। जब तक इन मिलावटों को हम दूर नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं बनी होंगी, यूरिया का इस्तेमाल कम से कम होगा, नहीं होगा तो सबसे अच्छा। पहले जानवर की गोबर की खाद डलती थी, तो उसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में बड़ा अच्छा स्वाद भी आता था, उसका गुण भी आता था। अब ये चीज़ें हमारे यहाँ समाप्त हो गई, तो इस कारण हमारे शरीर जहरी होते जा रहे हैं। छोटी मोटी प्रयोग अब काम नहीं कर पा रहे। उसका एक सबसे बड़ा कारण यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करना भी है। जो भी हमारी डेली यूज की चीजें हैं, दूध हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सब में कुछ ना कुछ ऐसा मिलाया जाता है जिनसे वो मिलावटी हो जाते हैं। तो इस तरह की मतलब जो चीजें इस्तेमाल करके भी हम किस तरह से निरोगी रह सकते हैं? इसके लिए ऋचा जी सब लोगों को थोड़ा समाधान सोचना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। जैसे दूध सबकी नीड है, हर आदमी ये चाहता है कि दूध उसको बिल्कुल ठीक मिले। वो शराब की लाइन में लगने के लिए तो तैयार है, लेकिन दूध वाले के यहाँ डेयरी में जाकर के सामने निकला हुआ दूध लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी ये इच्छा होती है कि उसके यहाँ दूधिया खुद दूध दे के जाए और वो ईमानदार रहे, जबकि ऐसा आजकल नहीं हो रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाल मिर्च बाज़ार में आप लेने जाओगे वो तो है महंगी, और पिसी हुई लाल मिर्च वो सस्ती है, जबकि उसमें पिसाई इंक्लूड होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इस समय हो रहा है। मिलावट का ज़माना बन गया, जबकि हम सब लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे और उन लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलेगा जो मिलावट कर रहे हैं, तब तक हमें ये दिक्कतें सहन करनी ही पड़ेंगी। तो वैद्य जी, जो अभी आपने बताया कि ठीक है ये मिलावट चल रही है और क्या हमें यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें साबुत मिर्च यूज़ करनी चाहिए बजाय कि पिसी हुई मिर्च के। तो एक चीज़ आपने और कही कि हमें सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए और ताकि हम निरोगी रह सकें। लेकिन आज के टाइम में जो यंगस्टर्स हैं, जितने भी जवान लड़के हैं, वो सब ना जिम की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को निरोगी रख सकते हैं या अपनी फिगर मेंटेन कर सकते हैं, अपनी बॉडी मेंटेन कर सकते हैं जिम जाकर। तो आपको क्या लगता है कि एक नेचुरल एक्सरसाइज और एक जिम वाली एक्सरसाइज में कितना डिफरेंस आप मानते हैं? नेचुरल एक्सरसाइज अधिकतर लोग छत पे करते हैं, खुले में करते हैं, लेकिन जिम एक बंद कमरे में करते हैं, जो कि गलत है। दूसरा, जिम जाने में कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज़ है, जिम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके साथ जो वहाँ पर उनके प्रोडक्ट मिलते हैं, पाउडर हो या टैबलेट्स हो, सब अधिकतर स्टेरॉइड्स बेस इस्तेमाल करते हैं, जिनके शुरू में तो आदमी को बहुत अच्छा महसूस करेगा, लेकिन बाद में आदमी उसका यूज्ड टू हो जाएगा, उसकी हड्डियाँ बेकार हो जाएंगी, उसका मांस बेकार हो जाएगा, उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जब तक जिम है तब तक तो ठीक है, छोड़ने के बाद आदमी अशक्त हो जाएगा। इसलिए प्राकृतिक रूप का व्यायाम ज़्यादा अच्छा है बनस्पत जिम के। तो दर्शकों, वैद्य जी ने हमें बहुत कुछ बताया आयुर्वेद के बारे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आयुर्वेद के बारे में जान के। फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वैद्य जी से जानेंगे कुछ और आयुर्वेदिक चीजों के बारे में, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। और इसी के साथ हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिनकी जिंदगी बदल दी आयुर्वेद ने। वो कैसे, उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार।